न जाने हम में से कितनों के लिए होंडा की एक्टिवा ही पहली टू व्हीलर रही होगी। शायद यही रीजन है कि होंडा इंडिया के टू व्हीलर मार्केट में सेकंड पोजीशन पर है। होंडा के पास इंडिया में 25% मार्केट शेयर है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि धीरे धीरे होंडा बैकफुट पर जा रहा है। ईवी टू व्हीलर्स का इंडिया में पेनिट्रेशन काफी फास्ट बढ़ रहा है, बट होंडा के ईवीज का इसमें नामो निशान नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में तो होंडा ने अब तक कोई ईवी प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किया है। जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा तो आई डिस्कवर्ड कि होंडा की करंट स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं उसके हिस्ट्री से जुड़ी है। उनके एनुअल रिपोर्ट से लेकर उनके F1 की जर्नी तक हमने सब पढ़ा एंड हमें उसमें इतने सारे बिजनेस इनसाइट्स और बिजनेस लेसन्स मिले। तो आज के वीडियो में हम 3 चीजें उसी में से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, होंडा कंपनी शुरू कैसे हुई, उनके फाउंडर शोइचिरो होंडा की जर्नी कैसी रही। सेकंड, होंडा ने F1 में क्यों पार्टिसिपेट किया, एक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी क्यों कार मेकिंग में जाना चाहती थी एंड F1 जैसे इवेंट से उसको क्या फायदा होता। एंड फाइनली हम होंडा के नंबर्स देखेंगे एंड उनका करंट सिचुएशन समझेंगे, क्यों अब वो बैकफुट पे आ रहे हैं एंड क्या वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। एंड हर चैप्टर में जैसे जैसे हम एनेक्डोट्स एंड स्टोरीज अनफोल्ड होते हुए देखेंगे, मैं वहीं उससे जुड़े बिजनेस लेसन्स भी बताता जाऊंगा। तो आप लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। 1922 की बात है। जापान के म्यूजिकल सिटी हमामात्सु में एक 15 इयर्स का बच्चा शोइचिरो होंडा रहता था। उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें तो इंजन्स और मोटर्स की दुनिया ही मैजिकल लगती थी। अपनी स्कूलिंग खत्म करते ही वो टोक्यो गए और उन्होंने वहां एक ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कंपनी ज्वाइन की। कंपनी का नाम था आर्ट शोकाई। उन्हें लगा अब यहाँ उन्हें अपने पसंद का काम करने मिलेगा, बट ही वॉज इन फॉर अ रूड शॉक। ऑटोमोबाइल सर्विसिंग तो दूर की बात थी, शोइचिरो होंडा को तो कार्स एंड साइकिल्स के पास भी नहीं आने मिला। उल्टा उनको बेबी सिटिंग का काम दे दिया गया। ही फेल्ट वेरी डिमोटिवेटेड, पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे। फाइनली जब कंपनी में काम का प्रेशर बढ़ने लगा तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली एक मैकेनिक वाले काम की, और यहीं उन्हें व्हीकल्स के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला। फिर क्या, धीरे धीरे उन्होंने ऑटोमोबाइल्स की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉइज। 6 इयर्स बाद 1928 में शोइचिरो होंडा ने अपने होम टाउन में ही इस कंपनी का ब्रांच खोल लिया। पर सिर्फ रिपेयर का काम से उनका मन नहीं भर रहा था, उन्हें कुछ बड़ा करना था। तो 1936 में उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट की, पिस्टन रिंग्स मैन्युफैक्चर करने की। एंड ही वर्कड वेरी हार्ड। यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस समझने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर ली। उनका सक्सेस प्लान एकदम रेडी था, लेकिन शायद किस्मत कुछ और चाहती थी। वर्ल्ड वॉर 2 की बॉम्बिंग्स और फिर एक अर्थक्वेक के कारण उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोलैप्स हो गया। ही लॉस्ट एवरीथिंग एंड ही वाज बैक टू वेयर ही स्टार्टेड। एंड दोस्तों, इसमें ना एक बहुत बड़ा लेसन है। बहुत बार बिजनेस में कुछ ऐसा हो जाता है जो एक एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता। टेक्निकल टर्म्स में हम इसे ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं, कि कुछ ऐसा हो जाए जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो। एंड ऐसे इवेंट के बाद फाउंडर्स 2 तरह से यूजुअली रिएक्ट करते हैं। या तो वो इन इवेंट्स को अपनी गलती मानकर सिचुएशन खुद पर हावी होने देते हैं एंड फिर गेम से बाहर हो जाते हैं, या फिर वो सिचुएशन को असेस करके समझते हैं कि उनके कंट्रोल में ये नहीं था एंड वो कॉन्फिडेंस के साथ फिर से उठने की कोशिश करते हैं। यही परसिवरेंस दोस्तों फाउंडर को बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स फेस करने के लिए तैयार करता है। एंड अगर फाउंडर का सेंस ऑफ पर्पस बहुत स्ट्रांग होता है तो वो इन सिचुएशन से और स्ट्रॉन्गर उभर के आता है। जैसे स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल देखो, जब उन्होंने एप्पल में कमबैक किया। एंड ऑफ कोर्स शोइचिरो होंडा ने भी ऐसा सिचुएशन उस टाइम फेस किया होगा, बट वो हार थोड़ी मानने वाले थे। अभी तो उनकी जर्नी शुरू ही हुई थी। वॉर में सब डिस्ट्रॉय तो हुआ, बट उनको उनकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी तब ही मिली। देखो, वॉर खत्म होने के बाद जापान को तो यूएस ने ऑक्यूपाई कर लिया था, बट जापान की आर्मी के कुछ वायरलेस रेडियोस के जनरेटर्स बचे हुए थे। ऐसा ही एक जनरेटर शोइचिरो होंडा को अपने एक फ्रेंड के घर पे मिला। अब आप इसको डिवाइन इंटरवेंशन कह लो या मैनिफेस्टेशन कह लो या मे बी प्लेन लक, बट होंडा ने इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना इस जनरेटर इंजन को साइकिल से जोड़ दिया जाए, मे बी इससे जापान के लोगों का ट्रैवल चीपर हो पाएगा। उनके पास ऐसे भी बहुत पैसे बचे नहीं थे वॉर के बाद। फिर क्या, ऐसे ही बाईसाइकिल्स या बाइक्स में मोटर लगाकर उन्होंने बना दिया मोटर बाइक। एंड दोस्तों, इसी तरह होंडा कंपनी की शुरुआत हुई, जस्ट बाय चांस, जस्ट बिकॉज होंडा ने हार नहीं मानी एंड अपॉर्चुनिटी मिलते ही डबल डाउन कर गए। और कुछ इसी तरह से उनकी स्टोरी बढ़ने लगी एंड F1 ट्रैक पर पहुंच गई। समझते हैं कैसे।
आफ्टर देयर सक्सेस विद द मोटर बाइक, होंडा में धीरे धीरे नए लोग जुड़ने लगे, एस्पिरेशंस बढ़ने लगे। 1959 में होंडा ने यूएस मार्केट में फाइनली एंट्री ले ली। अब देखो, यूएस मार्केट ना जापानीज मार्केट से काफी डिफरेंट था, स्पेशली बाइक्स के मामले में। जापान में तो मोटर बाइक्स नॉर्मल वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स मोबिलिटी के लिए यूज करते थे, लेकिन यूएस में उस वक्त मोटर बाइक्स वहां के गैंग्स एंड अंडरवर्ल्ड टाइप के लोग मोस्टली प्रेफर करते थे। वहां मोटर बाइक्स के साथ एक नेगेटिव सी इमेज जुड़ी हुई थी, तो शायद मोटर बाइक सेल करना डिफिकल्ट होता वहां पर। एट द सेम टाइम यूएस में कार्स का भी पेनिट्रेशन काफी हाई था, तो होंडा ने दो चीजें की। उन्होंने बाइक्स लॉन्च के अराउंड ब्रांड मैसेजिंग चेंज किया एंड उसको एज अ फैमिली फ्रेंडली व्हीकल मार्केट किया। उसके बाद सेकंड चीज जो उन्होंने की, 1963 में उन्होंने अपना कार भी लॉन्च कर दिया। अब देखो, कार बनाना कोई इजी टास्क तो था नहीं, प्लस होंडा ऑब्सेस्ड थे क्वालिटी को लेकर एंड अपने ड्रीम को लेकर, द ड्रीम ऑफ मेकिंग द बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड। वो ड्रीम जो उन्होंने अपने फर्स्ट जॉब में देखा था। ड्रीम पूरा करने के लिए उनको अपनी टीम से बेस्ट काम निकलवाना था, पर ये किया कैसे जाए, कैसे उनकी न्यू टीम को पुश किया जाए कि वो वर्ल्ड क्लास कार्स बना पाए। तभी उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना फॉर्मूला 1 कार रेसिंग में पार्टिसिपेट किया जाए। इससे ब्रांड अवेयरनेस तो मिलेगा ही, साथ ही साथ टीम भी ट्रेन हो जाएगी। मजे की बात तो ये है कि होंडा के एम्प्लॉइज को उस समय F1 क्या है ये भी नहीं पता था, बट वो कहते हैं ना, डायमंड्स आर फॉर्म्ड अंडर प्रेशर। F1 उनके इंजीनियर्स के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड बना, बट उनके फर्स्ट F1 कार की जर्नी भी आसान नहीं थी। देखो, बहुत बार जब फाउंडर एक कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो वो ट्राई करता है कि वो अपना कोर स्ट्रेंथ टेबल पर लाए एंड किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढता है जो उनके ड्रॉबैक्स को सॉल्व करे। शोइचिरो की टीम कोई 30 मार खां तो थी नहीं कार बनाने में, बट उन्हें इंजन जबरदस्त बनाना आता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो दूसरे कार मेकिंग एक्सपर्ट से टाई अप किया जाए। इसके लिए उन्होंने लोटस के साथ डील की, बट लास्ट मिनट लोटस बैक्ड ऑफ। अब शोइचिरो के पास दो ऑप्शंस थे, या तो बैक ऑफ एंड गो होम या बिल्ड योर ओन कार। एंड अब तक आप होंडा जी की मेंटालिटी समझ ही गए होंगे, घर जाना उनको मंजूर नहीं था। तो ऐसे बनाई उन्होंने अपनी पहली F1 कार एंड नो सरप्राइजेस हियर, वो कार बिल्कुल ही फ्लॉप रही। जैसे यूजुअली हर फाउंडर का पहला इटरेशन होता है, बिल्कुल रद्दी। और ना, F1 के कार्स बनाने में पैसे भी बहुत लगते हैं। अभी तो करीब $15 मिलियन लगते हैं, तब का नंबर मुझे मिला नहीं, बट वो भी उस टाइम के हिसाब से हाई ही होगा। एंड ये कार्स अगर क्रैश हो जाएं तो बार बार वो कार बनाना पड़ता है। होंडा के पास उतने पैसे भी नहीं थे। उन्हें बीच टूर्नामेंट रियलाइज हुआ कि उन्हें बैक ऑफ करके नेक्स्ट सीजन पे फोकस करना चाहिए, कैपिटल कंजर्व करके नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, वो बेसिकली संक कॉस्ट पॉलिसी में नहीं पड़े। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतना तो लग ही गया है तो कंटिन्यू कर लेते हैं। उन्होंने शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ गए। कट टू 1965, उनका वापस वैसा ही हाल था। वो बार बार हार रहे थे, बट मेक्सिको में फिर कुछ मैजिक हुआ। होंडा की टीम मेक्सिको ग्रैंड प्री जीत गई। उनके 2 इयर्स की मेहनत फाइनली रंग लाई एंड इस विक्ट्री के साथ सोइचिरो होंडा ने वर्ल्ड स्टेज पे ये दिखा दिया कि उनकी कंपनी कम नहीं थी। उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कंपनी की फ्यूचर ट्रेजेक्टरी वहीं सेट कर दी। उन्होंने अपने अंदाज में लोगों को बता दिया कि वो F1 एंड कार बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ देख रहे थे। एंड 1968 तक तो उनकी टीम को जीतने की रेसिपी समझ ही आ चुकी थी मान। इस रेसिपी का एक मेन इंग्रेडिएंट था उनका वाटर कूल्ड इंजन। पर मास प्रोड्यूस्ड कार बनाने के लिए उस टाइम एयर कूल्ड इंजन्स बनाना बहुत जरूरी था। तो सोइचिरो के दबाव में आके उनकी टीम को एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड दोनों इंजन बनाने पड़े। बट इस डिवाइडेड अप्रोच के कारण होंडा को हार का सामना करना पड़ा। एंड तब तक उन्होंने इतना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी कर लिया था कि वो F1 को अलविदा कहकर कार मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर सकते थे। एंड उन्होंने फिर वही किया। अगले 15 इयर्स तक होंडा F1 से बाहर रहा। 15 इयर्स बाद होंडा ने फिर से F1 में पार्टिसिपेट किया। इस टाइम होंडा के प्रेसिडेंट थे कियोशी कावाशिमा। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रखा। रेसिंग इज अ पार्ट ऑफ होंडा's corporate culture. It does not matter if we win or lose. We want to show our best technology to the users of Honda cars in the form of entertaining spectacles. That is why we have decided to resume racing activities. फिर क्या, होंडा ने F1 के लिए फिर से एक फ्रेशर्स की टीम बना दी और इस यंग टीम ने रेसिंग कार्स में एक ऐसी कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी बनाई जिसने F1 का फ्यूचर ही बदल दिया। उनका पूरा फोकस प्रोसेस पे था, बेस्ट टेक्नोलॉजी बनाने पे था, रेस जीतने पे नहीं।
एंड बिकॉज ऑफ दिस फोकस बेस्ट आउटकम उन्हें अपने आप मिलते गए। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। उन्होंने 69 ग्रैंड प्रीज जीते और 1987 से 1991 तक लगातार 6 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप्स भी जीते। बट फिर 1992 में जापान के रियल एस्टेट सेक्टर में एक मेजर बबल बर्स्ट हुआ। यूरोप में भी सेल्स थोड़े स्लो हो गए थे। So Honda had to divert its focus from F1 and invest their precious resources in their core business. जी हाँ, जब तक स्पोर्ट्स और प्रॉफिट साथ साथ चल सकते थे, होंडा ने स्पोर्ट्स को चुना। पर जैसे ही स्पोर्ट्स और प्रॉफिट्स के रास्ते अलग हुए, होंडा को स्पोर्ट्स का हाथ छोड़ना पड़ा। फिर 2015 में जाकर चीजें फिर से बेहतर होने लगी। एंड अब आपने गेस कर ही लिया होगा, 2015 में होंडा फिर से F1 के मैदान पे उतरा और फिर से उसको शुरुआती सालों में स्ट्रगल करना पड़ा। 2015 टू 2017 उनके लिए बहुत डिफिकल्ट ईयर्स रहे। मैक्लारेन के साथ होंडा की जुगलबंदी जम नहीं रही थी और उनके कार्स काफी खराब परफॉर्म कर रहे थे। इनफैक्ट मर्सिडीज के लीडिंग रेसर लुइस हैमिल्टन ने तो होंडा को एक मीम ही बना दिया। जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि उनके टॉप 3 विशेस क्या होंगे, तो उन्होंने रिप्लाई किया, नॉट होंडा। पर स्पोर्ट्स की एक ऐसी चीज है जिसमें वक्त बदलते देर नहीं लगती। But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Exactly. That's how winning is done. मैक्लारेन के साथ पार्टनरशिप टूटने के बाद होंडा ने रेड बुल के साथ पार्टनर किया। कट टू 2021, उन्हें अमेजिंग सक्सेस मिली। 7 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज की तरफ से वर्सेस मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल की तरफ से। स्कोर्स टाइट थे एंड फाइनल मैच के फाइनल लैप में वर्स्टैपेन ने हैमिल्टन को हरा दिया। नॉट होंडा कहने वाले लुइस हैमिल्टन को होंडा पावर्ड कार ने हरा दिया। होंडा ने अनाउंस किया कि अब वो F1 से वापस एग्जिट लेंगे। रीजन बीइंग कि उन्हें अपने ईवी एंड हाइब्रिड इंजन पे फोकस करना था, सो दैट दे स्टे रेलेवेंट एंड सर्वाइव। हमने उनके एक कॉन-कॉल एक्सट्रैक्ट में पढ़ा कि वो 2030 तक भी हाइब्रिड्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं विद स्लाइट डिक्रीज इन सेल्स। 2030 का तो पता नहीं, बट अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि उनके ऑटोमोबाइल सेल्स ग्लोबली गिरते जा रहे हैं। तो चलिए अपने फाइनल सेगमेंट पर चलते हैं एंड देखते हैं अभी होंडा की पोजीशन फाइनेंशियली कैसी है। 2024 के क्वार्टर 4 वाले अर्निंग्स कॉल में अगर होंडा के मैनेजमेंट की बात सुने तो उसमें वो कह रहे हैं, In terms of our core business, our automobile business is in an extremely difficult position in the Asian and Chinese markets. We cannot deny the possibility that competition will intensify and we see this as a downside possibility. बाकी कंपनीज EV में आगे जा रहे हैं और होंडा काफी पीछे रह गया है। अब होंडा का कार्बन न्यूट्रल बनना सिर्फ एनवायरनमेंट की डिमांड नहीं है, बट उनके खुद के सेल्स की भी डिमांड है। शायद इसलिए F1 से रिटायर होके होंडा ने डिसाइड किया कि वो अपना पूरा फोकस क्लाइमेट फ्रेंडली व्हीकल्स को देंगे। 2030 तक वो अपना 33.33% सेल्स EVs का करना चाहते हैं। एंड इनका लक देखो, F1 ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो 2030 तक 100% कार्बन न्यूट्रल जाना चाहते हैं और उन्होंने 2026 से न्यू पावर यूनिट के लिए टेक्निकल रेगुलेशंस भी निकाल दिए हैं। होंडा के लिए इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। तो अब 2026 से होंडा, एस्टन मार्टिन, अरामको, कॉग्निसेंट के साथ F1 में पार्ट लेंगे और शायद वापस होंडा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस इंजन्स में लाएंगे। तो दोस्तों, होंडा ने कार्स में अपनी पहचान तो जरूर बना ली एंड उसका कार्स का रेवेन्यू उसके मोटर बाइक से रेवेन्यू से ज्यादा भी है, पर प्रॉफिट्स में इसका ऑपोजिट है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि होंडा के मोटर बाइक बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी उसके कार बिजनेस से काफी ज्यादा है। 2023 में उनके मोटर बाइक बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 16.8% था एंड सी हाउ इट इज स्ट्रगलिंग इन इट्स ऑटोमोबाइल बिजनेस। 2023 में तो वो लॉसेस में ही चले गए कार वाले बिजनेस में। और अगर बात करें रेसिंग की, तो वहां भी F1 से बड़ा प्यार उनके लिए मोटर बाइक रेसिंग रहा है। मोटो जीपी, जो कि मोटर बाइक रेसिंग चैंपियनशिप है, उसमें होंडा ने 1977 से अब तक हर ईयर पार्टिसिपेट किया है एंड पार्टिसिपेट ही नहीं, डोमिनेट भी किया है। 2024 के बिगिनिंग तक दे हैड वन 313 रेसेस एज कंस्ट्रक्टर, द हाईएस्ट बाय एनी कंपनी। तो
तो बेसिकली होंडा का असली कैश काउ बाइक्स का बिजनेस है, टू व्हीलर्स। F1 भले ही उसे ग्लैमर देता हो, कार्स बनाना भले ही उसके फाउंडर्स का पैशन रहा हो, बट पैसे तो देखो टू व्हीलर्स ही बनाकर दे रहा है। कार सेगमेंट में होंडा चाइना में मार्केट शेयर लूज कर रहा है एंड मोटर बाइक सेगमेंट में इंडिया में मार्केट लूज कर रहा है। दोनों ही केसेस में लोकल ईवी प्लेयर्स टफ कंपटीशन दे रहे हैं। मोटर बाइक्स और कार्स ये दोनों ही होंडा के लिए अलग बैटल्स हैं। एक तरफ मोटर बाइक में वो प्रॉफिट बना रहे हैं एंड दूसरी तरफ कार मैन्युफैक्चरिंग से उनके ब्रांड एंड टीम को प्रेस्टीज मिलता है, वो इनोवेट करते हैं। बट विद क्लाइमेट चेंज नॉर्म्स किकिंग इन, ये दोनों ही बैटल्स होंडा के लिए इंटेंस होता जा रहा है। थैंकफुली उनके पास ऑलमोस्ट $30 बिलियन बैंक में पड़ा है, पर क्या इतने कम टाइम में होंडा दोनों सेगमेंट्स में अच्छा कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए होंडा से सीखे कुछ और लेसन्स को हम समराइज कर लेते हैं फटाफट। पहला, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव योर प्रायोरिटीज सॉर्टेड। कौन सा बैटल आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं और कौन सा बैटल सीखने के लिए, ये आपको डिसाइड करना होगा। जैसे पहले होंडा की प्रायोरिटी थी कि उनके इंजीनियर्स सीखें, एंड बहुत बार सीखने का बेस्ट तरीका होता है कि आप बेस्ट इन द वर्ल्ड से compete करें एंड खुद को पुश करें जीतने के लिए। इवन इफ यू डोंट विन, यू लर्न। आप किन से सराउंडेड हैं ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। विनर्स के अराउंड रहने से आपका विनर्स माइंडसेट डेवलप होता है। दूसरा लेसन, जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आपको उनको वाइजली यूज करना चाहिए। भले ही ये डिसीजन आपको इमोशनली इम्पैक्ट करे, बट आपको एक एनालिटिकल अप्रोच ही आगे लेकर जाएगा एंड इसके लिए इमोशनल रेगुलेशन मस्ट है। होंडा ने जब पहली बार बैक ऑफ किया तो वो एक वेल थॉट आउट एंड कैलकुलेटेड डिसीजन था एंड वो अब वापस 2026 में न्यू कार इंजन्स के साथ F1 में आ रहा है। इससे उनके शॉर्ट टर्म कैश फ्लो पे तो इम्पैक्ट आएगा ही, बट मे बी वो एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी ले आए। एंड दाव पे सिर्फ ब्रांड इमेज नहीं है, उनका मोटर बाइक्स का कैश काउ बिजनेस भी है। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, जिंदगी में बहुत बार मुश्किलें आएंगी। हो सकता है इन मुश्किलों का सामना करने के लिए आपको अपनी मनपसंद चीज बार बार छोड़नी पड़े। होंडा को न जाने कितनी बार पीछे हटना पड़ा टू लिव अनदर डे एंड कम बैक टू फाइट। सो नॉट विनिंग डज नॉट मीन लूजिंग। Sometimes it just means taking a break and coming back stronger and live to fight another day. होंडा की स्टोरी से मुझे पर्सनली तो यही समझ आया कि मुश्किलों को हराना मुमकिन है, अपने गोल के पीछे लगे रहना एंड उसे हासिल करना मुमकिन है, एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स भी जीत पाना मुमकिन है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा एंड और कौन से ब्रांड्स हैं जिनके वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे, हम उन पे रिसर्च करके ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। मैं आपका होस्ट शांतनु जैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।